कहानियाँ लिखते हैं और यात्रा करने का आपको बहुत बहुत शौक है। मैं लगातार फेसबुक पर आपको जब देखता रहता हूँ, मुझे खुशी होती है कि आप काम योजनाएँ बनाते रहते हैं और यात्रा करते रहते हैं। आप एक यात्रा का नाम से ब्लॉग है, उसमें तमाम यात्रा से संबंधित चीज़ें आपको वहाँ पर हम सबको मिल जाती हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। एक पुस्तक है इनर लाइन पास पास जो संयुक्त समय मेरे पास ये इनर लाइन पास है और मैंने ये पहली पुस्तक मैंने पढ़ी और जब पढ़ी तो इसके सम्मोहन में मैं बंध गया। और एक दूसरी किताब अभी आई है जो पूर्वोत्तर के आपकी यात्राओं पर आधारित है, दूर दुर्गम दोस्त। वो संयोग से या कहते हैं वो मेरे पास अभी तक नहीं आ पाई है, जल्दी मेरे पास आने वाली है। तो जब हम इन दोनों किताबों को पढ़ते हैं तो एक यात्रा वृत्तांत लेखन के रूप में हम समृद्ध होते हैं, ऐसा मैं समझ पाता हूँ। और निश्चित रूप से आज की कार्यशाला में जो आपसे बातचीत होने वाली है, आपका जो मार्गदर्शन मिलने वाला है, हमारे साथी निश्चित रूप से समृद्ध होने वाले हैं और इस यात्रा वृत्तांत का जो रास्ता है उस पर हम चलने वाले हैं। तो बस इतनी सी बात करते हुए मैं पुनः पूरे सदस्यों की ओर से, मंच की ओर से पंत जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आज अपनी बातचीत करने की कृपा। मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी जी। तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये आयोजन आपने किया और यात्रा वृत्तांत को लेके आप लोग इतने सक्रिय हैं और उत्साहित भी हैं। दूसरा जो ये मंच के माध्यम से आप नवाचार कर रहे हैं वो भी बहुत बधाई के काबिल है। तो एक छोटी सी जगह से आप शुरुआत कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को आपने जोड़ा है, तो सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो यात्रा वृत्तांत जो है मैंने कुछ उसके लिए थोड़ा सा तैयारी की है कि आज आप लोगों को उसके बारे में बताया जाए। तो थॉमस ट्विक नाम से एक राइटर हैं और उन्होंने एक प्रोज लिखा है, नॉट अ टूरिस्ट करके। तो पहली चीज़ ये कि जब आप एक यात्रा वृत्तांत लेखक होते हैं तो आप एक टूरिस्ट नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये आपको समझनी ज़रूरी है। जैसे टूरिस्ट जो है वो एक बहुत सेट पैटर्न पे यात्रा करते हैं। ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो उनको एक जगह बता देते हैं कि आप पहले यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, और उस सेट पैटर्न पे जगह जगह पे तस्वीरें खिंचा के टूरिस्ट लौट जाते हैं। लेकिन एक यात्री और खासकर यात्रा वृत्तांत लेखक की भूमिका मुझे लगता है उससे बहुत बड़ी है ना? तो अब उसमें जो जिन थॉमस ट्विक का मैं ज़िक्र कर रहा था, उन्होंने कुछ विशेषताएँ बताई हैं यात्रा वृत्तांत की और उनका मैंने अपनी तरह से थोड़ा-सा अनुवाद करके और आपके लिए थोड़ा ग्रहणीय बनाने के लिए उसको थोड़ा-सा परिवर्तन किए हैं। तो वो कहते हैं कि यात्रा वृत्तांत जो है वो पाठकों को बाँध कर रखने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, और वो क्षमता, जैसे जो उपन्यास होता है उसमें अलग-अलग किरदार होते हैं, तो आपकी यात्रा वृत्तांत में भी बहुत अलग-अलग किरदार होने चाहिए। अब वो किरदार कौन हो सकते हैं? जैसे आप जिनके साथ यात्रा कर रहे हैं, वो सहयात्री किरदार हो सकते हैं, या जिन जगहों पे आप जा रहे हैं वहाँ बहुत तरह के लोग आपसे मिलते हैं। जिस ट्रेन से आप जाएँगे वहाँ पे सहयात्री आपको मिलेंगे, तो उनसे बातचीत करना, उनको अपनी कहानियों में शामिल करना, वो बहुत ज़रूरी है। उनको जैसे उपन्यास के किरदार होते हैं वैसे ही आप अपनी कहानी में, अपनी यात्रा वृत्तांत में वैसे किरदारों से भी परिचय कराते रहें, और खुद आप एक किरदार तो हैं, वो तो है ही है। दूसरा ये है कि जो कविताएं होती हैं उनमें जिस तरह से सुंदर और असुंदर हर चीज़ का बहुत डिस्क्रिप्टिव विवरण होता है, वो आपकी यात्रा वृत्तांत में, तो कोई कवि होना भी बहुत ज़रूरी है, एक कविता समझ बहुत ज़रूरी है। फिर ये है कि जो इतिहास की अलग-अलग घटनाएँ होती हैं, उनका निचोड़ भी आप एक इतिहासकार बनकर यात्रा वृत्तांत में शामिल करते हैं। और एक निबंध की जो तार्किकता होती है, जो निबंध होते हैं उनमें जिस तरह से आप तर्क करते हैं, तो यात्रा वृत्तांत लेखक में वो तार्किकता होनी भी बहुत ज़रूरी है। और फिर एक संस्मरण जो होता है उसमें जो आपके निजी जीवन की परतें होती हैं वो खुलती रहती हैं। तो एक यात्रा वृत्तांत लेखक के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो संस्मरण की तरह भी लिखना जानता हो, और संस्मरण की जो खूबियाँ होती हैं वो भी उसको आती हैं। तो उस यात्रा वृत्तांत में क्या होता है कि आप बहुत पर्टिकुलर्स में जाते हैं, आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को उद्घाटित करते हैं, लेकिन और फिर उसको यूनिवर्सल तरीके से देखते हैं, यानी कि सार्वभौमिक चीज़ों का बयान करते हैं। बहुत छोटी चीज़ का एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, वो यात्रा वृत्तांत में होना बहुत ज़रूरी है, वो समझ आप में होनी बहुत ज़रूरी है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकही होती हैं, जो कहीं नहीं गई होती हैं, जो छूट जाती हैं। एक यात्रा वृत्तांत लेखक के तौर पे आप वो चीज़ें कहते हैं और आप अपनी लेखनी से जो उन चीज़ों में रंग भरते हैं, उनको एक आकार देते हैं, जो चीज़ें किसी दूसरे ने कभी देखी नहीं हैं,
वो आप अपने शब्दों के ज़रिए लोगों को दिखाते हैं। तो ये खूबी भी आप में होनी बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि एक यात्रा वृत्तांत लेखक के तौर पे आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करते हैं। तो एक तरह से आप एक विस्थापित व्यक्ति हैं, जिसको हो सकता है कई बार उस नई जगह के बारे में जहाँ आप जा रहे हैं कुछ भी ना पता हो। लेकिन वो बच्चों वाली जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को आपकी यात्रा वृत्तांत में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें क्या होगा कि कई बार वो मज़ाक लगेगा, कई बार वो प्रहसन लगेगा, लेकिन वो एक यात्री के तौर पे और यात्रा लेखक के तौर पे आपको थोड़ा-सा यूनिक बनाएगा, है ना? और दूसरा ये है कि आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि बहुत जो एलियन चीज़ें हैं, जो बहुत अलग चीज़ें हैं, जिनको लोगों ने नहीं देखा, वो आपके लिए भी एलियन है, क्योंकि आपने उससे पहले उस भूगोल को नहीं देखा हो सकता है, उस तरह के लोगों को नहीं देखा, उस तरह के पहनावे को नहीं देखा। उन चीज़ों से आप जुड़ते हैं और आप उनको ऐसा पाठक के लिए ऐसा बना देते हैं कि वो उन्हीं के जीवन का कोई हिस्सा हो। तो और कुछ ऐसी चीज़ें जो अनकही हैं, मतलब जिनके जैसे कई बार क्या है कि नेचर में जब आप देखते हैं, नदियों को देखते हैं, आप झरनों को देखते हैं, आप पहाड़ों को देखते हैं और उनके बारे में कहा नहीं गया है। तो वो अनकही चीज़ें जो हैं, उनको आप ज़बान देते हैं कि एक पहाड़ कभी-कभी नदी से कैसे बात कर सकता है ना? ये जो कल्पनाशीलता है, वो आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि कई बार ऐसी सच्चाइयाँ आपके लिखने के ज़रिए खुलती हैं जो लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? तो जैसे मैं अपनी उससे एग्ज़ाम्पल दूँ जो इनर लाइन पास मैंने लिखी थी, उसमें मैं हम लोग लगभग 15,000 फीट के आसपास थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट होती है। तो हमें सामने हिमालय दिख रहा है, आदि कैलाश दूर से दिख रहा है और एक रिज से एक प्रवाह आ रहा है और उसके पीछे सैकड़ों भेड़ें हैं और एक काला कुत्ता दौड़ते हुए आ रहा है। तो ये जो दृश्य है अपने में बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और ऐसे में जब आप उस शख्स से नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है मेरा नाम है तस्वीर। तो ये कई बार ये होता है कि स्ट्रेंजर देन फिक्शन हो जाती हैं जो रियलिटी होती है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप एक यात्रा वृत्तांत लेखक के तौर पे लोगों को बताते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कही कि जो जीवन की अनंत संभावनाएँ हैं, उनके सबूत जो हैं, वो आप अपनी आँखों से देखते हैं। यानी कि जब जैसे आप बांदा की किसी छोटी जगह पे हैं या किसी मिर्ज़ापुर की छोटी-सी जगह पे हैं, तो उन जगहों पे जिन चीज़ों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कई बार हो सकता है कि आप थाईलैंड पहुँचे और देखें कि वो आपके सामने ही है। जैसे एक पहाड़ पे हमेशा रहा हुआ व्यक्ति जब समंदर को अपने सामने देखता है, तो वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, तो जीवन की ऐसी अनंत संभावनाओं के आपको प्रत्यक्ष सबूत मिलते हैं। तो ये जो है थॉमस क्विक ने ये बातें बताई यात्रा वृत्तांत के बारे में। दूसरा एक कैसी ब्लैचन नाम के एक राइटर हुए, उन्होंने कहा कि जो यात्रा वृत्तांत है उसमें एक क्रोनोलॉजी जो होती है जीवन में, आपके जीवन में भी एक क्रोनोलॉजी हो सकती है, एक इतिहास की क्रोनोलॉजी हो सकती है, यानी कि एक जो कालक्रम होता है और एक तथ्य होते हैं, उनके आधार पर एक नैरेटिव बनता है। आप एक यात्रा वृत्तांत लेखक के तौर पे खुद को उस नैरेटिव से आज़ाद करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप किसी जगह पे यात्रा करते हैं, तो आपको पूर्वाग्रहों जो अपने आपके जीवन भर आपके पूर्वाग्रह बने लोगों के बारे में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूर्वोत्तर आप जाते हैं, तो पूर्वोत्तर के लोगों के बारे में आपके ख़ास तरह के पूर्वाग्रह होते हैं। तो आपको अपना एक पूरा पन्ना बन के जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन पूर्वाग्रहों से खुद को नहीं निकाल पाएँगे, तो आप एक अच्छे यात्रा वृत्तांत लेखक कभी नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि आपकी यात्रा वृत्तांत जैसे एक जगह है उसके बारे में बहुत सारे लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपका लिखा हुआ और लोगों से अलग कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि उसमें आपके जो अपने सपने हैं, ज़िंदगी को लेके सपने हैं, है ना? आपने आपने अपने भविष्य को लेके सपने देखे हैं, फिर आपके बचपन की यादें हैं, फिर इतिहास में पढ़ी हुई चीज़ें हैं या फिर आपने कुछ पुराने यात्रा वृत्तांत पढ़े हों, उनमें कही गई चीज़ें। ये सब मिल के आपका एक नज़रिया बनाते हैं और आप एक यात्रा वृत्तांत के लेखक के तौर पे उस नज़रिए को लोगों के सामने रखते हैं। तो इसमें जब आप यात्रा वृत्तांत लिखते हैं तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होनी ज़रूरी है कि आपके जीवन की झलक उसमें होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अस्थिरताएँ हैं, है ना? आप किसी वजह से परेशान हो सकते हैं, आप किसी वजह से बहुत खुश हो सकते हैं। तो ये जो वजहें हैं, जब आप लिख रहे हैं तो वो कहीं न कहीं आपकी यात्रा वृत्तांत में शामिल होनी बहुत ज़रूरी है। इससे एक अलग आपके वृत्तांत की एक अलग थीम बनेगी, आपकी एक अलग लेखन शैली बनेगी। ये बातें हो सकता है आपको थोड़ा अलग आपको ऐसी कहानियाँ मिली जो आपको लगता है कि आपको दुनिया को ज़रूर है ना? जो जगहें आपने देखी
हो सकता है कि उनकी खूबसूरती ने आपको बहुत लुभाया, या हो सकता है जहाँ आप पहुँचे हो वहाँ के इतिहास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वहाँ के आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए आप उस पे लिखना चाहते हैं। या हो सकता है आपके साथ कुछ बहुत रोमांचक घटा, या ये भी हो सकता है कि उस जगह के बारे में बहुत कम लिखा गया हो और आपको लगता है कि उस जगह के बारे में लिखा जाना चाहिए। और एक और जो वजह है वो ये है कि जो जर्नलिस्टिक अप्रोच है लिखने की, कि हो सकता है कोई एक ऐसी जगह है, रूरल जगह, जहाँ पे कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है, और अगर वो जाने तो हो सकता है उस समस्या का समाधान हो जाए। तो ये भी आपकी एक यात्राकार के तौर पे ज़िम्मेदारी है कि आप ये सोच के भी लिखें। अब तो एक यात्राकार के तौर पे आपकी सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तो ये हैं ही, है ना? इसके अलावा और क्या हो सकता है? मतलब ये एक तरह से वो संभावनाएँ हैं जो एक यात्रा वृतांत लिखने वाले को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ये हो सकता है कि कोई किसी जगह पे गया ही नहीं है और वो एक गाइड बुक उसको चाहिए, तो आपका लिखा हुआ उसके लिए गाइड का काम कर सकता है। और ये हो सकता है कि आपके लिखे के अनुसार कोई तय करे कि उसको किस जगह पे जाना पसंद है ना? आप उस जगह के प्रति उसकी रुचि जगा सकते हैं। या फिर जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए आपका लिखा हुआ, जो देख नहीं सकते उनके लिए आजकल ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म्स है, वहाँ पे आपका लिखा हुआ ऑडियो के तौर पे जा सकता है। तो ऐसे लोग जिनको जो कल्पना भी नहीं कर सकते उस दुनिया में कभी जाने की, आपके लिखे से हो सकता है वो उस दुनिया में जाएँ और उसको देख पाएँ। हो सकता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती, आप यूरोप जा सकते हैं, हो सकता है कोई किसी के पास इतने पैसे ना हो कि वो यूरोप जा जा पाए, लेकिन आपके लिखे से वो यूरोप को देख सकता है, आप उसको यूरोप दिखा सकते हैं, है ना? तो ये कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो एक यात्राकार के तौर पे आपको आती हैं, और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लिखा हुआ केवल आपके लिए नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि केवल आपके अनुभव हैं जो आप दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन उनकी उसके पीछे क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है, अगर ये आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कहीं न कहीं आपका एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा कि हमें आखिर लिखना क्यों है। अब बारी आती है कि जब आपको ये समझ आ गया कि अच्छा, एक यात्रा वृतांत क्या कर सकता है, उसमें कल्पना की कितनी असीम संभावनाएँ खुल सकती हैं लोगों के लिए। तब आप ये तय करते हैं कि अब मुझे भी एक यात्राकार बनना है और मुझे लिखना है। अब अब लिखने से पहले जो उसकी कुछ स्टेजेस पे बात कर लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि आप एक आइडिया पे काम करते हैं। आपके दिमाग में ख़्याल आता है कि अब मुझे यात्रा वृतांत लिखना है। तो पहला सवाल ये हो आप खुद से करें कि आप क्यों लिखना चाहते हैं यात्रा वृतांत? आपको आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे लिखना क्यों है? क्या आप किस जगह पे जाके लिखना चाहते हैं? क्या आप समंदर के किनारे वाली जगहों पे लिखना चाहते हैं, या आपकी रुचि हिमालय में है? अब देखिए, हिमालय जो शब्द है, जब जैसे आप उत्तराखंड जाते हैं या हिमाचल जाते हैं या कश्मीर जाते हैं, तो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ ही केवल हिमालय नहीं है। जब आप ये समझना शुरू करते हैं तो आपको उसके पीछे का इतिहास समझ आता है कि हिमालय एक बहुत बड़ी संस्कृति का नाम भी है ना? जब मैं जैसे अपने अनुभव से बताऊँ, जब मैं आदि कैलाश की यात्रा पे निकला था, तो एक पहाड़ है, नीचे एक रास्ता जा रहा है, बगल में काली नदी जा रही है और हम उस जगह से गुज़र रहे हैं। अगर मुझे उस जगह के इतिहास का भान ना हो तो मेरे लिए एक बहुत छोटी चीज़ है कि अच्छा ठीक है, पहाड़ है, रास्ता है जिस पे आप चल रहे हैं। लेकिन ये वो रास्ता है जो कभी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था, और यहाँ से एक बहुत बड़ा व्यापार चलता था। जब आपके दिमाग में ये बात होगी, तो इसके बाद आप उन जगहों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। तो आपको पता लगेगा वहाँ खिलजी नाम से एक मंडी हुआ करती थी, जहाँ पे व्यापार चलता था। वहाँ ज्ञानिमा नाम से एक मंडी हुआ करती थी। जब आपको ये जानकारियाँ होंगी तो आप लोगों से बात करेंगे और आपको और जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये ज़रूरी है कि जहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, उस पे आप तय करें कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि आपकी लिखने की थीम क्या हो सकती है। यात्रा वृतांत जो है वो उसमें जो मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है थीम डिसाइड करना अपना। अब वो थीम ये हो सकती है, जैसे एक किसी राइटर ने चेजिंग द मॉनसून करके लिखा, तो उन्होंने क्या किया कि बारिश जो है, मॉनसून जो है उसको चेज़ किया अलग अलग जगह, जहाँ जहाँ मॉनसून गया वो उसके साथ साथ वो भी गए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया बन गया और उनकी किताब एक अलग किताब आ गई। या फिर ये है कि एक किताब है अराउंड इंडिया इन 80 ट्रेन्स। उन्होंने देश भर की ट्रेन्स में यात्रा की, ट्रेन के ज़रिए यात्रा की और उस पे एक किताब लिखी। या एक आइडिया ये था कि एक सफ़र डोंगी में डगमग, राकेश तिवारी एक राइटर हैं, उनकी किताब है। तो उन्होंने डोंगी में यात्रा की, नदी में जो
तैर के उन्होंने डोंगी जो होती है उनमें बैठ के यात्रा की और वो उसी से पूरी यात्रा उन्होंने। अभी हाल ही में एक यात्रा वृतांत आया है कीड़ा जड़ी करके अनिल यादव का, तो उनका एक बहुत उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग ये किया कि कीड़ा जड़ी -25 डिग्री ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर होता है हिमालय के आसपास वहाँ उगने वाली एक जड़ी है, ठीक है। तो वो वहाँ गए और उनको पिंडारी वाले इलाके में, पिंडर ग्लेशियर वाले इलाके में गए और वहाँ उनको पता चला कीड़ा जड़ी नाम की ऐसी कोई चीज़ है। तो उन्होंने उनके जीवन को, जो कीड़ा जड़ी निकालने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ के मजदूर, वहाँ के गाँव के लोग, उनके जीवन को अध्ययन किया और 6-7 महीना वहाँ रुक के उस थीम पे और एक काला कुत्ता दौड़ते हुए आ रहा है। तो ये जो दृश्य है अपने में बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और ऐसे में जब आप उस शख्स से नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है मेरा नाम है तस्वीर। तो ये कई बार ये होता है कि स्ट्रेंजर देन फिक्शन हो जाती हैं जो रियलिटी होती है। तो इस तरह की चीजें भी आप एक यात्रा वृत्तांत लेखक के तौर पे लोगों को बताते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कही कि जो जीवन की अनंत संभावनाएं हैं उनके सबूत जो हैं वो आप अपनी आंखों से देखते हैं। यानी कि जब जैसे आप बांदा की किसी छोटी जगह पे हैं या किसी मिर्जापुर की छोटी सी जगह पे हैं, तो उन जगहों पे जिन चीजों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कई बार हो सकता है कि आप थाईलैंड पहुंचे और देखें कि वो आपके सामने ही है। जैसे एक पहाड़ पे हमेशा रहा हुआ व्यक्ति जब समंदर को अपने सामने देखता है तो वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जब आप वहां पहुंचते हैं तो जीवन की ऐसी अनंत संभावनाओं के आपको प्रत्यक्ष सबूत मिलते हैं। तो ये जो है थॉमस स्विक ने ये बातें बताई यात्रा वृत्तांत के बारे में। दूसरा एक कैसी ब्लैटन नाम के एक राइटर हुए, उन्होंने कहा कि जो यात्रा वृत्तांत है उसमें एक क्रोनोलॉजी जो होती है जीवन में, आपके जीवन में भी एक क्रोनोलॉजी हो सकती है, एक इतिहास की क्रोनोलॉजी हो सकती है, यानी कि एक जो कालक्रम होता है और एक तथ्य होते हैं, उनके आधार पे एक नैरेटिव बनता है। आप एक यात्रा वृत्तांत लेखक के तौर पे खुद को उस नैरेटिव से आजाद करते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि जैसे जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप किसी जगह पे यात्रा करते हैं तो आपको पूर्वाग्रहों जो अपने आपके जीवन भर आपके पूर्वाग्रह बने लोगों के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल पूर्वोत्तर आप जाते हैं तो पूर्वोत्तर के लोगों के बारे में आपके खास तरह के पूर्वाग्रह होते हैं। तो आपको अपना एक कोरा पन्ना बन के जाना बहुत जरूरी है। अगर आप उन पूर्वाग्रहों से खुद को नहीं निकाल पाएंगे तो आप एक अच्छे यात्रा वृत्तांत लेखक कभी नहीं हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी यात्रा वृत्तांत जैसे एक जगह है उसके बारे में बहुत सारे लोग लिख सकते हैं, लेकिन आपका लिखा हुआ और लोगों से अलग कैसे होगा? वो ऐसे हुआ कि उसमें आपके जो अपने सपने हैं, जिंदगी को लेके सपने हैं, है ना, आपने अपने भविष्य को लेके सपने देखे हैं, फिर आपके बचपन की यादें हैं, फिर इतिहास में पढ़ी हुई चीजें हैं, या फिर आपने कुछ पुराने यात्रा वृत्तांत पढ़े हों उनमें कही गई चीजें हैं। ये सब मिलके आपका एक नजरिया बनाते हैं और आप एक यात्रा वृत्तांत के लेखक के तौर पे उस नजरिए को लोगों के सामने रखते हैं। तो इसमें जब आप यात्रा वृत्तांत लिखते हैं तो एक बहुत जरूरी चीज होनी जरूरी है कि आपके जीवन की झलक उसमें होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि आपकी जिंदगी में बहुत अस्थिरताएं हैं, है ना, आप किसी वजह से परेशान हो सकते हैं, आप किसी वजह से बहुत खुश हो सकते हैं। तो ये जो वजहें हैं जब आप लिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा वृत्तांत में शामिल होनी बहुत जरूरी है। इससे एक अलग आपके वृत्तांत की एक अलग थीम बनेगी, आपकी एक अलग लेखन शैली बनेगी। ये बातें हो सकता है आपको थोड़ा अलग अलग लग रही हों, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो आप हर चीज को जब खुद से रिलेट करते हैं, अपने जीवन की अस्थिरताओं से रिलेट करते हैं, अपने जीवन की खुशियों से रिलेट करते हैं, तो एक पाठक के तौर पे लोग भी आपसे रिलेट कर पाते हैं। और एक बहुत रोचक बात ये उन्होंने कही कि जो अनजान जगहें हैं वहां पे आपकी उपस्थिति जो है वो एक खास प्रभाव छोड़ती है ना, और ये प्रभाव आप एक लेखक, हमें लगता है कि ये जानकारी जो है हमने यहाँ से पढ़ी है लेकिन किसी और ने नहीं पढ़ी है ना, तो इस जगह से हम कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं। तो ये जो प्लेजरिज्म होता है ये आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक तो एथिकली भी गलत है, दूसरा ये है कि आपको एक लेखक के तौर पे इससे बहुत नुकसान होगा। उसके बाद ये है कि आपकी एक विचारधारा हो सकती है, ठीक है, आप लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, आप राइट विंग के हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी कोई कम्युनिस्ट हो सकते हैं। लेकिन जब आप यात्री हैं या यात्रा वृत्तांत लेखक हैं, आपकी कोई विचारधारा नहीं, आप एकदम जो सच है वो जो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से उसको उस सच की तरह ही देखें, उसको विचारधारा के आवरण में लपेट के बिल्कुल ना देखें, क्योंकि
आज आपकी किसी वजह से कोई खास विचारधारा हो सकती है, लेकिन आज से 25 साल बाद हो सकता है आपकी उस विचारधारा को फॉलो करने की वजह ही एकदम बदल जाए। तो 20 साल बाद, 25 साल बाद जब आप अपने ही लिखे को देखेंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपने सच नहीं कहा था, आपने झूठ कहा था, आपने उस विचारधारा के प्रभाव में आके वो बात कही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को उन चीज़ों से अलग रखें और जैसा कि मैंने कहा कि अपने किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से अलग रखें और उससे अलग रख के आप सच लिखें जो आपने सच में देखा है। दूसरा ये है कि फिर जो भी आपने लिखा है उसको आप बार-बार पढ़ें, रिविज़िट करें। कई बार ये होता है कि कोई चीज़ अभी हमने भावावेश में आके लिख दी है, लेकिन उसके बाद जब हम रिविज़िट करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये हमें शायद नहीं लिखना चाहिए। इसको अलग तरह से लिखा जा सकता है। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप अपने आप को बेहतर कर पाएँगे। और फिर जब आप अपना पूरा ड्राफ्ट कंप्लीट कर लें, तो फिर जो भी आपके ऐसे लोग हैं जिनको जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ, ये लोग इन पे मुझे भरोसा है और ये मुझे अच्छी सलाह दे सकते हैं, तो उन सारे लोगों को वो भेजें और उनकी जो भी सलाह है, जो भी फीडबैक उनका है, उसके उसके हिसाब से उसको ऐसे गलत तरीके से ना लें क्योंकि फीडबैक लोगों के कई बार आपको लगता है हाँ, हमने बहुत ही दिल के करीब चीज़ लिख दी है, लेकिन हो सकता है कई बार वो दिल के करीब चीज़ की उस जगह के बारे में जानकारियाँ तो आपको मिल ही जाएँगी। जैसे अगर आप वैष्णो देवी गए तो वैष्णो देवी के बारे में तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी। किताबें मिल जाएँगी जो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, है ना? जैसा आपने कहा था पहले से कि किसी भी विधा के लिए कैसे